प्रिय छात्रों, आज की क्लास में जो आपका हाल फिलहाल में 31 जुलाई को लेखपाल का जो फाइनल पेपर हुआ है उसी को मैं आपके सामने सॉल्व कराने जा रहा हूं। और इसमें जीके का जो भी पार्ट है वो आप लोग अपना अपना पेपर खोल करके बैठ जाइए और उसको मिलाते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 में ये है कि सती प्रथा का किसके द्वारा समाप्त किया गया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आंसर उसका है डी। और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह के संबंध में कानून को लाया गया। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 52 और 52 में ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि वगैरह आता है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भारतीय जनता जो थी वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर थी। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि संबंधी कार्य आ जाता है। ठीक, उसके बाद से आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 और ये क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक आंसर क्या हो जाएगा 36 से 51। और इसी संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो कि आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। और इसी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी तक की दूरी, और वही दांडी तक की दूरी 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था और दांडी पहुंच करके इन्होंने नमक सत्याग्रह को तोड़ा था या नमक कानून को तोड़ा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 55 ये है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश से जो होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है NH2। और ये NH2 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 752 किलोमीटर तक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 कि कौन सा किस अनुसूचित जाति, 56 ये है कि किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो आंसर हो गया इसका बी, थारू। ठीक, उसके बाद से आपका 56 क्वेश्चन नंबर 56 और 56 क्वेश्चन जो है वो आपका थारू जनजाति। 57 पे आ जाइए कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों की सीमाओं को साझा करता है, जिसका हमने ट्रिक भी बताया हुआ है, रामू छाबी झी। इसको लिखना हो तो अगर ट्रिक में लिखना चाहें तो रामू की स्पेलिंग आपका हो जाएगा RAMU। तो RA से राजस्थान हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया, U से उत्तराखंड हो गया, CS से छत्तीसगढ़, उसके बाद से हरियाणा, बिहार। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली कृषि पर निर्भर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 और 59 ये है कि उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ, आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आईटी शहर जो है वो लखनऊ में आपका स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 और 60 ये है कि कौन सा जल डमरू मध्य, कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जिब्राल्टर जल संधि। और यही जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उसके बाद से आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 61, क्वेश्चन नंबर 61 कि किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे और 62 ये है कि सुमेलित कीजिए। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बांध और नदी का नाम दिया हुआ है और इस बांध में गोविंद बल्लभ सागर बांध जो है वो रिहंद नदी पर बना हुआ है, यानी कि पहला का ऑप्शन क्या निकल रहा है? बी। अब इसमें आप जाएंगे इसमें ऑप्शन में आप लोग जाएंगे, ऑप्शन में जैसे कि आपका थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो ऑप्शन में आपका गोविंद सागर बांध जो है वो रिहंद नदी पे, यानी कि पहला का बी, और पहले के बी में आपका यहाँ पे पहले का बी आया है। उसके बाद से परीक्षा बांध, तो परीक्षा बांध जो है उसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है, उसका निर्माण बेतवा नदी पर। तो पहले का आपका बी हो गया, दूसरे का सी हो गया और उसके बाद से तीसरा गोविंद सागर बांध जो है वो शहजाद नदी पर निर्मित है। तो एक तरीके से अगर ये 3 ऑप्शन आपका मिल गया तो फिर उस 3 के कंडीशन में आपका क्या होगा कि 3 के कंडीशन में आपको पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथे का ए, यानी कि आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर होगा ए। तो इस तरीके से आप ये चारों ऑप्शन सुमेलित कर सकते हैं। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 63 कि आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो इस कंप्यूटर वायरस का पता लगाने के लिए ऑनलाइन ख़रीदारी करके तो पता लग नहीं सकता, ईमेल संदेश भेज करके भी नहीं लग सकता, सर्दियों के मौसम के दौरान लैपटॉप का उपयोग करके भी नहीं पता चल सकता। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल अटैचमेंट खोल करके। और इसी ईमेल अटैचमेंट खोल करके कंप्यूटर वायरस का पता हम कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे और क्वेश्चन नंबर 64 ये है कि नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रदूषण की खपत, आंसर हो जाएगा प्रदूषण और खपत की कमी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 65 पे और 65 में ये है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप की फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बने? तो ये हैं रिधम ममानिया, आंसर क्या होगा? रिधम ममानिया। और ये 10 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया? तो हैदराबाद रियासत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद रियासत। और इसी हैदराबाद रियासत जो कि भारत में विलय करने से इनकार कर दी थी और इसी हैदराबाद को मिलाने के लिए
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। तो इस तरीके से आपका 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया। आंसर क्या होगा? चीन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 और 68 में ये है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68। 68 हमने सॉल्व करा दिया। 69, क्वेश्चन नंबर 69 और ये 69 है कि बफीन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बफीन द्वीप जो है आपका कनाडा में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया डी। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 70 में ये है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है और इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अनेक डिसीजन के द्वारा भिन्न भिन्न चीज़ों को इस अनुच्छेद 19 में शामिल किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत में किस राज्य का सबसे कम लोकसभा सीट है? तो ये लोकसभा सीटों वाला सबसे कम लोकसभा सीट वाला राज्य हो गया आपका सिक्किम। चूँकि यहाँ पे जनसंख्या सिक्किम की न्यूनतम जनसंख्या वाला स्टेट आपका सिक्किम है, तो चूँकि ये सीटों का निर्धारण जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, तो इस कारण से जब न्यूनतम जनसंख्या का अनुपात सिक्किम है तो यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी सबसे कम होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT का पूर्ण रूप है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ए, इसका आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में ये है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। BC राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा में विशेष योगदान रखने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात भारत में रोलिंग प्लान, एक वर्षीय योजना के अंतर्गत रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 और इस 75 में ये है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। और इसी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में आपका लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन संपन्न हुआ और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका वायसराय भारत का लॉर्ड लिनलिथगो था और इसी के बाद आपका लॉर्ड बेवेल भारत का वायसराय बना था। अब इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है लेखपाल वाले में वो ज़्यादातर आपका योजना परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि लड़कों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया। और इसमें पूछने के साथ साथ ये भी है कि जो भी योजना परियोजना का नाम दिया है वो शार्ट में दिया है, जो परीक्षार्थियों के लिए और एक तरीके से टिपिकलिटी को बढ़ावा दे दिया। तो अब 76 पे फोकस डालते हैं क्वेश्चन नंबर कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो धुआं मुक्त ग्रामीण की परिकल्पना करने वाली जो योजना है वो है आपका
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। आंसर हो गया सी। उसके बाद से 77 पे आते हैं और 77 में ये है कि निम्नलिखित में किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। आंसर हो गया ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे और 78 में ये है कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है। तो FFS का पूर्ण रूप है फार्मर फील्ड स्कूल। फार्मर फील्ड स्कूल। आंसर हो गया बी। अब आते हैं 78 पे। क्वेश्चन नंबर 79 और 79 ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये यूपी मातृभूमि योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2021 को। और बाकी योजना के बारे में यूपी सहभागिता योजना बेसहारा पशु से रिलेटेड है, जबकि रविदास शिक्षा सहायता योजना श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका 79 का आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्व्यापार, व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित और दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो इसका हो जाएगा आपका उज्ज्वला योजना के बारे में अभी क्वेश्चन था ही, तो ये तो होगा नहीं। आजीविका योजना के बारे में आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 81 में ये है कि कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद योजना, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 में ये है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना गैर सरकारी गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रेड, TREAD, ट्रेड योजना। अब 83 पे आते हैं। 83 पे आपका है कन्या धन विद्या योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुश्त राशि कितनी प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30,000 रुपये। इसमें कितना है 30,000 रुपये। तो इस तरीके से इसका आंसर 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84 कि कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग की आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन 85 थोड़ा डाउटलेस है। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं 86 पे। 86 में है कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 87 कि कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए
परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा JSSKA, यानी कि इसका फुल फॉर्म है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। 88 पे आते हैं और 88 में आपका है कि किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और डी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब आते हैं हम लोग 89 पे, और 89 में ये है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालयों द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा SV मितवा, आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। और 90 में ये है कि कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा A, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये जिम्मेदार मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 कि किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 2011 में ये योजना लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 93 कि भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर बी। और बी में आपका है NSAP, जिसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और इसी NSAP का पूर्ण रूप नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसका लॉन्च किया गया था 1995 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। और क्वेश्चन नंबर 94 में ये है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित है। तो आंसर हो गया लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 95 में ये है कि किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण लोगों के आवास को प्रदान करना था। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये आंसर आपका डी होगा, आंसर डी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 96 में ये है कि भारत सरकार निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रवास को रोकने की प्रस्ताव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा। और इसी पूरा का संचालन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। और 97 में ये है कि UPRRDA उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। और ए में आपका 15 नवंबर 2003 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास योजना की एजेंसी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कब शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2022।
उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 99 में ये है कि क्वेश्चन नंबर 99 कि कौन उत्तर प्रदेश द्वारा ई स्वास्थ्य पहल योजना है। तो इसको भी अभी थोड़ा सा डाउटफुल में मैं रखता हूँ, क्योंकि गलत आंसर बताने से बेहतर है कि आप बल्कि उस क्वेश्चन को रोके रखें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो गलत आंसर देने से बच्चों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो गलत देने से बेटर है कि बल्कि आप उस क्वेश्चन को रोक दीजिए, वो ज़्यादा सही है। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 100 में ये है कि भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, समग्र शिक्षा अभियान। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने हमने 100 क्वेश्चन जो जीके का 50 क्वेश्चन जो आपके सामने जीके का लेखपाल के पेपर में आया था, उस 50 क्वेश्चन में लगभग हमने 46 या 48 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। केवल 2-3 क्वेश्चन हमने डाउटफुल में छोड़ा हुआ है, उसको मैं बाद में कभी किसी वीडियो में या कभी अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी कमेंट बॉक्स में लिख करके वो करने की, तो मैं उसका आंसर 1-2 दिन में दे दूँगा। बाकी आप लगभग 48 क्वेश्चन इससे मिला सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।